हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं आपके साथ एक नया विषय लेकर के, और आज का नया विषय ही नई कविता है। और नई कविता के सवाल आपको पता है कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं नई कविता पर प्रश्नोत्तरी। और पहला सवाल ये है, दुख सबको मांझता है। किस प्रयोगवादी कवि की ये पंक्ति है? दुख सबको मांझता है। आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, अज्ञे, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचवे। इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। एक उपन्यास आया था, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप उपन्यास यदि आपने पढ़ा है तो उसकी भूमिका के ठीक पहले एक पंक्ति लिखी गई है, अज्ञे द्वारा ही लिखी गई है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, किंतु वो जिनको मांझता है वो उन्हें सीख देता है। तो ये बात अज्ञे ने कही है। तो ये पंक्ति किसकी है? अज्ञे की है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल ये रहा, वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखों में सब दर्दों से वे चिर परिचय का। तो ये पंक्ति है किसकी? ऑप्शंस आपके पास ये रहे, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचवे। फिर से देख लीजिए पंक्तियों को। वही चिर परिचित दो आँखें हैं, चिर माध्यम है, सब आँखों से ही सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। ये अगर आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ एक कविता भी गाई गई थी या बताई गई थी। आप शॉर्ट्स वीडियो में जा कर के उसको देख सकते हैं। चेहरे असंख्य, चेहरे असंख्य, ये एक कविता थी जिसको गाया गया था, बताया गया था। उसी में से ये पंक्ति ली गई है। अज्ञे की जो कविता है, चेहरे ये असंख्य, आँखें थी, दर्द सभी में था। इस तरीके से है, वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। तो चेहरे असंख्य ये अज्ञे की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से काव्य संकलन अज्ञे की छायावादी कविताओं के संकलन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं? तो ये चार विकल्प आपके पास हैं, भगनदूत, चिंता, बावरा अहेरी या फिर इंद्रधनुष रोंदे गए। बताना क्या है, सवाल को समझिए। सवाल यह है कि अज्ञे की छायावादी कविताओं के संकलन के तौर पर इनमें से कौन से संकलन स्वीकार किए जाते हैं? तो भगनदूत जो है, भगनदूत 1933 की रचना है और चिंता 1942 की है। बावरा अहेरी 1954 की है और इंद्रधनुष रोंदे गए 1957 की रचना है। तो ये दो रचनाएं जो हैं वो छायावाद के नज़दीक लगती हैं, तो इन्हीं पर बात होती है। यानी कि भगनदूत और चिंता, ये दो रचनाएं ऐसी हैं जिनको छायावाद के संकलन के तौर पर आप स्वीकार कर सकते हैं, यानी पहला और दूसरा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं इनमें से कौन सी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन आपको पता ही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं वो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस इसमें से ये रहे, कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का दुख नहीं है सुख है, टूटने का सुख है। ठीक है, सन्नाटा। इनमें से आपको बताना है भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो बताइए भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? तो कमल के फूल इन्हीं की रचना है, वाणी की दीनता इन्हीं की रचना है, टूटने का सुख भी इन्हीं की है, सन्नाटा भी इन्हीं की है। तो बहुत सारे संकलन हैं इनके, आपको पता होगा। गीत फरोज 1953 में जो आया था वहाँ से लेकर के इनके बहुत सारे हैं। कालजयी एक इनका खंड काव्य आया था 1980 में, वो मुझे याद है। वहाँ तक बहुत सारे संकलन इनके हैं। अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी या फिर आनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए या फिर एक नीली रेखा तक इनकी पंक्ति है, तू उसकी आग। इस तरीके से बहुत सारे इनके संकलन हैं, उनको आप देख सकते हैं, स्वीकार किए जा सकते हैं। सतपुड़ा के जंगल, बहुत सारी रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की जो आपको याद आ रही हों। तो इनमें चारों जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 5। सेमल की गर्मीली हल्की हुई रुई समान, जाड़ों की धूप खिली आसमान में, ये किस प्रयोगवादी कवि की पंक्ति है? सेमल की गर्मीली हल्की हुई समान, जाड़ों की धूप खिली आसमान में, किस प्रयोगवादी कवि की पंक्ति है? तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या प्रभाकर माचवे। ये आपके पास ऑप्शंस हैं।
तो ये गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? गिरजा कुमार माथुर की, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गिरजा कुमार माथुर की है, वही गिरजा कुमार माथुर जिन्होंने मंजीर लिखा था। मंजीर काव्य संग्रह था उनका। नाश और निर्माण एक याद आ रहा है मुझे, नाश और निर्माण। और इसके अलावा धूप के दान, धूप के दान एक इनकी पंक्ति है या काव्य संग्रह है, धूप के दान, वो भी आपको याद होगा। और एक छाया मत छूना दर्द होगा दुख दूना, छाया मत छूना जो है वो भी उन्हीं की है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं गिरजा कुमार माथुर की, आपको जितनी याद है उनमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते रहिए आप। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। घास के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। मुझे पुकारे ताना मारे भराए अंखड़ियाँ, उनमनी फागुन की शाम है। तो कितनी बेहतरीन पंक्ति है। घास के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। मुझे पुकारे ताना मारे भराए अंखड़ियाँ, उनमनी फागुन की शाम है। तो फागुन की शाम, फागुन की शाम ही कविता का नाम है और ये धर्मवीर भारती की कविता है। ऑप्शन इसमें कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। यस, ऑप्शन ये रहा पहला ही, धर्मवीर भारती। और गिरजा कुमार माथुर इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, धर्मवीर भारती की ये कविता है। धर्मवीर भारती मूलतः अगर आपको पता हो तो प्रेम के कवि हैं, लेकिन प्रेम में भी प्रकृति को वो आगे रखते हैं, प्रकृति को आगे रखते हैं। तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे तुम्हारे चरण, तुम्हारे चरण एक इनकी पंक्ति है, ये काव्य संग्रह है तुम्हारे चरण। तुम्हारे चरण के अलावा एक और है उदास तुम, उदास तुम, इस तरीके की इनकी कविताएं हैं। उदास तुम, वेला महका, कच्चे सांसों का इसरार, ये बहुत सारी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। अंधा युग नाटक इन्हीं का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हो गई हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये रहा। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह के संबंध में किस आलोचक ने लिखा है कि चक्रव्यूह आधुनिकता की मनोदशा का सूचक है। चक्रव्यूह आधुनिकता की मनोदशा का सूचक है। चक्रव्यूह 1956 में रचना आई थी, ये आपको बता देते हैं। 1956 की रचना है चक्रव्यूह, और उसी चक्रव्यूह को लेकर के किस आलोचक ने यह बताया था कि आधुनिकता की मनोदशा का सूचक है वो चक्रव्यूह है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वही कुंवर नारायण है ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। परिवेश हम तुम उनकी रचना है। अपने सामने भी उनकी रचना है। प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा था आत्मजयी, जिसके आत्मजयी 1965 में आया था आत्मजयी। और एक लिखा था उन्होंने वाद सर्वा के बहाने, ये भी प्रबंध काव्य था 2008 में, लेटेस्ट है ये पूरा 2008 में, वाद सर्वा के बहाने। तो ये वही कुंवर नारायण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, सवाल नंबर 8। लोहिया के न रहने पर, लोहिया के न रहने पर ये किसकी रचना है? तो लोहिया के न रहने पर ये किसकी रचना है बताइए, आपको ध्यान होगा। ऑप्शंस आपको दे देते हैं। ऑप्शन कुंवर नारायण, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर विजय देवनारायण शाही। इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है? लोहिया के न रहने पर। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत सारी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है। बांस का फूल है, बांस का पुल है। तो बांस का पुल ये किसकी रचना है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, बांस का पुल है। इसके अलावा एक कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, ये भी इन्हीं की रचना है, आपको पता होगा। एक और है कि अहम से मेरे बड़ी हो तुम, ये भी इन्हीं की कविता है। कुआनो नदी, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, खुंटियों पटंगे लोग, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं जो आप देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। मछली घर किसका काव्य संग्रह है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में आता है। मछली घर किसका काव्य संग्रह है? तो मछली घर के लिए बात करनी है। कुंवर नारायण, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर विजय देवनारायण शाही। और सही उत्तर है डी, यानी कि विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही की 3 रचनाएं मुख्य तौर पर स्वीकार की जाती हैं। आपको पता ही है विजय देवनारायण की 3 मोटी रचनाएं, साखी, मछली घर और संवाद तुमसे।
ये 3 हैं, ये वही विजय देवनारायण शाही हैं जिन्होंने एक शब्द दिया था बहुत प्यारा, मैं लिख देता हूँ, और कौन सा शब्द है आप पढ़ करके कमेंट करके बताइए कौन सा शब्द है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी युग के कवि हैं लेकिन तार सप्तक में वो नहीं है। सप्तकेतर कवि हैं, यानी कि सप्तक के इतर के कवि हैं लेकिन प्रयोगवादी युग के कवि हैं। ऑप्शंस हैं मदन वात्स्यायन, श्रीकांत वर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी। तो इनमें से श्रीकांत वर्मा जो है वो प्रयोगवाद के कवि तो हैं लेकिन तार सप्तक में नहीं है, ना दूसरे सप्तक में है, ना तीसरे सप्तक में और ना चौथे सप्तक में। मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, तो श्रीकांत वर्मा जो है सप्तक में नहीं है। सवाल नंबर 11। बच्चन सिंह बताते हैं, क्या बताते हैं कि छायावाद, उत्तर छायावाद का सटीक मुहावरा था फर्क नहीं पड़ता। क्या मुहावरा था? फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्क नहीं पड़ता एक कविता में मिलता है और कविता का नाम भी यही था, फर्क नहीं पड़ता। कविता का भी यही नाम है, फर्क नहीं पड़ता। ये कविता किसकी है? श्रीकांत वर्मा, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह और दुष्यंत कुमार। सही विकल्प आपका चयन करके बताइए कौन सा है। तो सही विकल्प है केदारनाथ सिंह। वही केदारनाथ सिंह अकाल में सारस जिन्होंने लिखा था, वही केदारनाथ सिंह जमीन जिसकी पक रही थी, जमीन पक रही है, ठीक है, जमीन पक रही है, वही केदारनाथ। बिल्कुल अभी एक बाघ इनकी लंबी कविता है, और एक है इनकी कविता यहाँ से देखो, यहाँ से देखो। तो इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। यहाँ से देखो ये भी केदारनाथ सिंह की है, तो वही केदारनाथ सिंह हैं जिन्होंने लिखा था फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 12 की तरफ आते हैं, चलिए देख लेते हैं। रोहिताश्व किस काव्य कृति का पात्र है? एक पात्र है रोहिताश्व, ये एक काव्य कृति है, उसका ये पात्र है। आपको बताना है ये किस रचना का पात्र है। मगध, जलसागर, आत्मजयी या फिर चक्रव्यूह। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सोच करके बताइएगा। तो सही उत्तर की तरफ आते हैं। सही उत्तर इसका है मगध। श्रीकांत वर्मा की ये रचना है मगध, श्रीकांत वर्मा की, और इसमें आपको मृत्यु से साक्षात्कार होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मगध जो रचना है वो श्रीकांत वर्मा की है, मृत्यु बोध की वो कविता है और उसका एक पात्र है रोहिताश्व, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। दोबारा देख लीजिए, तार सप्तक जब प्रकाशित हुआ, यानी कि तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शंस फिर आपके सामने, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही विकल्प इनमें से कौन सा है? बताइए, सोच के बताइए कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है, ये बात कही थी किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 14। आधुनिक साहित्य में मानवीय कृतित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी और सार्थक चिंतना अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। ये वाला कथन किसका है? ऑप्शन वही रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी और सार्थक चिंतना अज्ञेय के कृतित्व में ही मिलती है, ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही है। तो इसका ऑप्शन भी आपका डी रहेगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 की तरफ आते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे नाबालिगों के बीच चालू मत करो। किस कवि की पंक्ति है? बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है और बहुत फेमस कविता है। कविता का नाम याद आ रहा है? कविता का नाम ये रहा। क्या नाम है ज़रा लिख कर बताइए, मैंने लिख दिया है। कविता का नाम कौन सा है? यस, सुदामा पांडे धूमिल की कविता है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी से ये पंक्ति ली गई है, सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं। सहमति ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे नाबालिगों के बीच चालू मत करो। सवाल नंबर 16। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ाती है? ये किस
कवि की रचना है और किस काव्य संग्रह से ली गई है, कौन सी कविता है, ये आपको बताना है। चलिए, भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो इस तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आता है। अकाल दर्शन, अकाल दर्शन जो है वो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अकाल दर्शन, उससे हमने इस पंक्ति को लिया है। तो अकाल दर्शन से ये पंक्ति ली गई है। और अकाल दर्शन में एक बात याद आती है मुझे, उसमें लिखा था कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत होते हैं। कितना बड़ी बात उन्होंने लिख दी कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हुआ करते हैं। वही अकाल दर्शन है। सवाल नंबर 17 है, अकाल दर्शन जिस कविता की हम बात कर रहे थे अभी, धूमिल के किस काव्य संकलन से वो ली गई है। तो कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, या फिर कोई नहीं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक, ये वो काव्य संग्रह है जिससे अकाल दर्शन जो है कविता ली गई है। ठीक है। सवाल नंबर 18, क्या तुम्हें अब भी उसी पे भरोसा है जिसके अधिकार में हमारी लिट्टी है, चावल है, इडली है, डोसा है। क्या तुम्हें अब भी भरोसा है जिसके अधिकार में हमारी लिट्टी है, चावल है, इडली है, डोसा है। ये पंक्ति तो धूमिल की है। ये पंक्ति किसकी है? धूमिल की है। अब आपको बताना ये कविता कौन सी है। अकाल दर्शन, अकाल में सारस, अकाल और उसके बाद भाषा की रात। तो भाषा की रात जो है, ये डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। भाषा की रात जो कविता है उससे ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, 18 का जो है वो डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19, बेहतरीन सवाल। भूख से रिरियाती हुई हेटली का नाम दया है। भूख से रिरियाती हुई हेटली का नाम दया है और भूख से ताने हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। ये कविता कौन सी है आपको बताना है। ये शब्द देख करके चौंकिएगा मत। अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, पटकथा और भाषा की रात। आप इस शब्द को देख करके अंदाज़ा लगा देंगे कि नक्सलबाड़ी, जबकि वो नहीं है। ये पटकथा से ली गई है। किससे ली गई है? पटकथा से। पटकथा जो है उससे ये पंक्ति जो है वो ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20, अंधेरे का मुसाफिर। अंधेरे का मुसाफिर जो शीर्षक है वो उस कविता के लेखक का नाम आपको बताना है। अंधेरे का मुसाफिर, ये अंधेरे का मुसाफिर वाले सर्वेश्वर भाई हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता है अंधेरे का मुसाफिर। इसकी ढेर सारी कविताएं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए कितना प्यारा सवाल है। लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा में बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये किसकी पंक्ति है? मैं दोबारा बोल देता हूँ, दोबारा सुनिएगा। लेक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो ये ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, नरेश सक्सेना या फिर दुष्यंत कुमार। और सही उत्तर है इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। भाषा में आदमी होने की तमीज़ जो है वो कविता है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। वेरी 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 फेमस। तो इसको तो सब जानते ही हैं। धूमिल ऑप्शन देने की ज़रूरत इसमें नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 23, धूमिल की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है? धूमिल की अंतिम कविता लोहे का सवाद, नगर कथा, पटकथा या फिर कविता। 4 विकल्प आपके पास, सोचिए, उत्तर दीजिए। सही उत्तर है लोहे का सवाद। लोहे का सवाद जो है धूमिल की अंतिम काव्यकृति मानी जाती है, अंतिम कविता मानी जाती है। सवाल नंबर 24 देखिए, सुमेलित नहीं है। 4 कविताएं हैं, 4 कवि हैं, उनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं। मंगलेश डबराल की कविता थी पहाड़ पर लालटेन, एकदम सही है। वीरेंद्र डंगवाल की है इसी दुनिया में, ये भी एकदम सही है। राजेश जोशी की रचना है समरगाथा, ये भी एकदम सही विकल्प है, समरगाथा उन्हीं की है। मदन कश्यप की है 2 पंक्तियों के बीच, तो 2 पंक्तियों के बीच भी राजेश जोशी की है। किसकी है? राजेश जोशी की है कविता, ये भी 2 पंक्तियों के बीच, ये मदन कश्यप की नहीं है। तो ये सवाल यहाँ से गलत हो जाता है। नेक्स्ट 25वां सवाल ये है, साठोत्तरी समय में उपजी मोहभंग की परिस्थिति को व्याख्यायित करते हुए किसने कहा कि पूंजीवाद और लोकतंत्र की साठगांठ के कारण मनुष्य की रही सही आशा भी क्षीण हो गई। पूंजीवाद और लोकतंत्र की साठगांठ के कारण मनुष्य की रही सही आशा भी क्षीण हो गई, खत्म हो गई। तो ये किसने कहा था?
ऐसे शब्द पूंजीवाद और लोकतंत्र इस टाइप के जो शब्द मिलेंगे वो बच्चन सिंह के इतिहास में आपको मिलेंगे। तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 25 का ऑप्शन जो है बी रहेगा, यानी कि बच्चन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 26वां सवाल, मुक्ति प्रसंग और कंकावती किसके काव्य संग्रह हैं? मुक्ति प्रसंग और कंकावती ये किसके काव्य संग्रह हैं? सवाल नंबर 26 आपके सामने है, मुक्ति प्रसंग और कंकावती ये किसके संग्रह हैं? तो ये आपको बताना है, मुक्ति प्रसंग और कंकावती। ऑप्शन है राजकमल चौधरी, बच्चन सिंह, धूमिल और रामचंद्र शुक्ल। जल्दी बताइए, सोच समझ करके बताइएगा, समय ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, राजकमल चौधरी सही उत्तर है, राजकमल चौधरी। स्वरगंधा, कंकावती, मुक्ति प्रसंग ये सब रचनाएं किसकी हैं? राजकमल चौधरी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये तीनों पंक्तियां, तीनों रचनाएं इनकी थी। सवाल नंबर 27 की तरफ आते हैं। युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है। अब बिना उस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं है। तो आज के लेखन के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा राजनीतिक समझदारी चाहिए। तो आज अगर किसी को लिखना है तो उस राजनीतिक समझदारी के साथ आज का लेखन जो है वो संभव हो सकता है, अगर वो नहीं है तो संभव नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य है। ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है राजकमल चौधरी, बच्चन सिंह, धूमिल या फिर रामचंद्र शुक्ल। 27 का सही उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो ये बात धूमिल ने कही थी, सुदामा पांडे धूमिल ने। ठीक है, सवाल नंबर 28, लीलाधर जगूड़ी को धूमिल से अलग करके नहीं समझा जा सकता। देखिए, लीलाधर जगूड़ी को धूमिल से अलग करके नहीं समझा जा सकता। धूमिल की छाया से बचकर मौलिक हो पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। तो ये लीलाधर जगोड़ी और सुदामा पांडे धूमिल को लेकर के बात है, मत है। ये मत किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे या फिर बच्चन सिंह। सवाल नंबर 28 का सही उत्तर क्या रहेगा? तो सही उत्तर रहेगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने ऐसे माना था कि लीलाधर जगोड़ी को धूमिल से अलग करके नहीं समझा जा सकता। धूमिल की छाया से बचकर मौलिक हो पाना उनके लिए, लीलाधर जगोड़ी के लिए संभव नहीं था। ठीक है, सवाल नंबर 29 शब्ददंश किसका काव्य संग्रह है? तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। लीलाधर जगोड़ी, रामदास मिश्र, जगदीश गुप्त और धूमिल, 4 विकल्प आपके पास हैं। सोचिए, शब्ददंश जो है वो किसका काव्य संग्रह है? ये शब्ददंश आपको बता दें जगदीश गुप्त का है। ये वही वाले जगदीश गुप्त हैं जिन्होंने नाव के पाँव लिखा था। नाव के पाँव शब्ददंश, हिम विद्ध और एक था आदि में कांत। एक आदि में कांत इनकी रचना है, आदि में कांत। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। सवाल नंबर 30 की तरफ आते हैं। नई कविता आंदोलन के प्रणेता सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? नागार्जुन से, निराला से, भवानी प्रसाद मिश्र से या फिर केदारनाथ अग्रवाल से? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका निराला। सारे के सारे जो कवि हैं नई कविता के वो तकरीबन निराला से प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल और भी हैं लेकिन फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए बस इतना ही। 30 सवाल आपके साथ हैं। कैसे लगे आपको ये सवाल? क्या ये सेशन महत्वपूर्ण था आपके लिए? ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि आप चाहते हैं इसी तरीके से हम ये सीरीज़ जो है लगातार चलायमान रखें तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद आपका इस प्यार और स्नेह के लिए। स्नेह आशीर्वाद अपना बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।